नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, स्वागत करते हैं आपके इस खास और पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार में। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान लेकर पुनः हाजिर हैं कृषि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे सरसों में वैज्ञानिक फसल प्रबंधन और ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार का महत्व। और साथ ही पूसा समाचार के इस अंक में भी अन्य अंकों की भांति हमने शामिल किए हैं आपके द्वारा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेजे गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब, जिसको हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। तिलहनी फसलों में सरसों एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में सिंचित और बरानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जाती है। सरसों के तेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में होता ही है, साथ ही इसकी खली मवेशियों को खिलाने के काम भी आती है। इस समय लगभग सभी किसान भाइयों ने सरसों की बुआई कर ली है और कई किसान भाइयों ने इसमें फसल प्रबंधन की जानकारी मांगी है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत। तिलहन के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में रबी तिलहन फसलों का विशेष महत्व है। इसमें मुख्यतः राई सरसों समूह आता है, जिसमें करीब 7 फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन इसमें अधिकांश क्षेत्रफल इंडियन मस्टर्ड या जिसे लाहा या सरसों भी कहते हैं उसके अंतर्गत आता है। इसमें करीब 38 से 42% तक तेल की मात्रा होती है और यह बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला और सबसे पसंदीदा तेल है। पिछले कुछ दिनों में सरसों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार हुआ है, जिसका कारण है अधिक मांग, कम लागत और निश्चित आय। लेकिन उत्पादन की क्षमता से निम्न उत्पादकता प्राप्त करना अभी भी एक चुनौती है। पूसा समाचार के माध्यम से कई किसान मित्रों ने सरसों की उन्नत सस्य क्रियाओं के बारे में पूछा है। अगर हम भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें 10 अक्टूबर से 20 से 22 अक्टूबर जो है वो सरसों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, यानी अभी सरसों की बुआई का सबसे सही समय है। तो समय पर बोई गई सरसों की फसल के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उसमें पूसा विजय है, पूसा मस्टर्ड 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 32 भी हैं। और जो क्वालिटी मस्टर्ड या 00 मस्टर्ड में पूसा मस्टर्ड 31 और 33 भी शामिल है। इसके अलावा जैसे गिरिराज है, राधिका, NRC DR2, NRC DR 601, NRC HB 101 और NRC HB 506 भी बहुत अच्छी किस्में हैं। उसके अलावा अगर किसी कारण से किसान मित्र सही समय पर बुआई ना कर पाए तो जो पछेती किस्में हैं उसमें स्वर्ण ज्योति है, वरदान है, नव गोल्ड है और इसके अलावा RGN 506 और पूसा तारक और PM 26 या पूसा मस्टर्ड 26 भी किस्में हैं। इनमें से किसी फसल का चुनाव करके वो नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भी सरसों की पछेती बुआई कर सकते हैं। और लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उनके लिए CS52 और CS54 दो अच्छी किस्में हैं। अब खेत के चुनाव के बारे में हम सभी जानते हैं, अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा होनी चाहिए, उदासीन pH होना चाहिए और स्लोप या ढलाव अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वाटर लॉगिंग या जल का जो भराव है वो ना हो। सरसों के लिए जो संस्तुतित बीज दर है वो है करीब 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 एकड़ में करीब 1.5 किलो जो बीज है वो ही सरसों का प्रयोग होता है। और सीड ड्रिल से बुआई करने पर कई बार किसान भाई कहते हैं कि जो बीज जो है वो ज़्यादा गिर जाता है, तो उस समय आप उसमें रेत या बजरी मिला सकते हैं। कई किसान मित्र खाद और बीज को एक साथ मिक्स करके बुआई करते हैं, जिससे सरसों का अंकुरण जो है वो प्रभावित होता है। बुआई से पहले बीज का उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है और बीज का उपचार हम 3 उद्देश्यों से करते हैं, या तो किसी कीट से बचाव के लिए, या कोई बीमारी से बचाव के लिए, या अधिक उपज के लिए। तो सरसों की शुरुआती अवस्था में कुछ कीट देखे गए हैं जो फसल में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें जैसे बगराडा है या पेंटेड बग है, जो छोटे ही जो आपकी सीडलिंग्स है उनको काट देता है। तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड नाम का एक कीटनाशक है, उसकी करीब 5 मिलीलीटर मात्रा
प्रति किलोग्राम के बीज से उपचारित करके खेत में उसकी बुआई कर सकते हैं। अगर बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फफूंदनाशक है, जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है या पाउडरी मिल्ड्यू है, उसके अलावा स्क्लेरोटीनिया रॉट या तना गलन है या ऑल्टरनेरिया ब्लाइट, इन सभी बीमारियों के लिए आपको फफूंदनाशक से बीज को उपचारित करना होगा। उसके लिए आप कैप्टान, थिराम या बेविस्टीन जो आता है उसकी करीब 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के बीज की दर से आप उपचारित कर सकते हैं। जिन खेतों में सफ़ेद रोली या व्हाइट रस्ट का प्रकोप ज़्यादा है वहाँ आप एपरॉन एसडी नाम का जो फफूंदनाशक है उसकी करीब 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम के बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। और इन फफूंद जनित बीमारियों के जैविक नियंत्रण हेतु आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी कर सकते हैं। उसकी करीब 10 से 12 ग्राम मात्रा से आपको प्रति किलोग्राम बीज सरसों का जो है उपचारित करना होगा। अब अधिक उपज और अधिक तेल की मात्रा के लिए हम कई जैव उर्वरकों से भी सरसों के बीज को उपचारित कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए प्रमुखतः है हम एजोस्पाइरिलम या एजोटोबैक्टर का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम के लिए फास्फोरस और पोटेशियम घुलनकारी बैक्टीरिया या पीएसबी और केएसबी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इन सभी का मिक्सचर का भी एक टीका आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। खेत की बुआई अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से कर रहे हैं तो परंपरागत किस्मों के लिए हम पंक्ति से पंक्ति में करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, लेकिन उन्नत किस्मों के लिए आजकल 45 सेंटीमीटर से पंक्ति की दूरी को संस्तुतित किया गया है। उसके अलावा पौधे से पौधे को आपको 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी देनी होती है। इससे अधिक अगर पौधों की संख्या होती है तो आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण सरसों की उपज में कमी देखी गई है और इसके लिए आपको विरलीकरण या थिनिंग खेत में करना होता है। तो अंकुरण के बाद में जब आपकी 2 से 3 पत्ती की अवस्था होती है उस समय आप ये पौधे से पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी को बनाए रखें। उससे आपस में वातन भी अच्छा होता है और पौधों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। अब इसके बाद पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है। पौधे के समग्र विकास और उत्तम बढ़वार के लिए करीब 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रमुख है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन को हम अधिकतर 2 मात्रा में देते हैं सरसों में, पहले भाग को बुआई के समय और दूसरे भाग को पहली सिंचाई के बाद में देते हैं। यदि आप डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट या एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो 16% फास्फोरस के साथ में 12% तक सल्फर और 19% कैल्शियम भी आपके मृदा में उपलब्ध होता है। पोटेशियम के लिए आप एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल चूंकि 2 या 3 फसलें हम हर साल लेते हैं तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी कमी भी देखी गई है, तो जिंक या आयरन सल्फेट का भी आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। इनकी करीब 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय आपको बुआई से पहले देनी होती है। आप एक साल में एक बार ही जिंक और आयरन का प्रयोग करें। अगर खरीफ की फसल में आपने उपयोग किया है तो रबी की फसल में इसकी आवश्यकता नहीं होती। अब सरसों क्योंकि एक तिलहन फसल है तो इसके लिए सल्फर बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी करीब 30 से 40 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर की दर से देनी होगी। और एक और जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसको हम बोरोन के नाम से जानते हैं, वो भी सरसों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी कमी से आपने देखा होगा कि आखिर में फलियों में दाने नहीं भरते और ऊपर की जो फलियां हैं वो बिल्कुल खाली रह जाती हैं। इसके लिए आपको 1 किलोग्राम बोरोन प्रति हेक्टेयर की दर से सभी पोषक तत्वों के साथ में शुरू में बुआई के समय देना होगा। हालांकि इनमें से अधिकांश पोषक तत्वों की कमी लक्षण पहचान कर हम खड़ी फसल में भी इसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में बुआई में दें तो बाद में इन पोषक तत्वों की कमी नहीं आती। एक और जो महत्वपूर्ण आयाम है वो है खरपतवार। अब ये फसलों में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और अनियंत्रित खरपतवार अगर हो तो करीब 30 से 40% तक फसल में नुकसान देखा गया है। तो सरसों की बुआई के जस्ट बाद और अंकुरण से पहले मतलब 24 से 48 घंटे के भीतर आप पेंडिमिथिलीन नाम का एक जो खरपतवार नाशक है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी करीब 750 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको खेतों में बुआई के बाद में देना होगा। खड़ी फसल में इसके लिए कोई संस्तुतित खरपतवार नाशक नहीं है, तो 30 से 35 दिन पर जब आप खेत में पहली सिंचाई देते हैं उसके बाद ही खरपतवारों का फ्लश एकदम आता है, उस समय आप एक निराई गुड़ाई करके खेतों में वातन बढ़ा सकते हैं और खरपतवारों से भी आपको छुट्टी मिलेगी। अब सिंचाई की जहाँ तक बात आती है तो सरसों में आप ये ध्यान रखिए कि जनवरी के माह में आपको सिंचाई नहीं देनी है। जो 2 संस्तुतित पानी है वो दिसंबर तक ही आपको दे देने हैं। जनवरी माह में सिंचाई देने से ज़्यादातर देखा गया है कि फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप बहुत रहता है। तो आप पहली सिंचाई हम ज़्यादातर पलेवा करके सिंचित क्षेत्रों में सरसों की बुआई करते हैं और पहला पानी हम देंगे 30 से 35 दिन पे और दूसरा पानी उसके आगे 30 दिन के बाद में, यानी कि 60 से 65 दिन पर हम दूसरा पानी देते हैं। दूसरे पानी में कई बार देखा गया है कि मावट या जो विंटर रेन्स हैं वो भी दिसंबर में अगर है तो आपको दूसरा पानी भी देने की आवश्यकता सरसों में नहीं होती।
बारानी क्षेत्रों में हम सितंबर के आखिर में या अक्टूबर की शुरुआत में ही सरसों की बुआई कर देते हैं, या भी जो समय से बोई गई सरसों की फसल है वो अब कई खेतों में 15 से 20 दिन की खड़ी फसल है। और कई किसान मित्रों ने हमसे पूछा है कि उनकी शुरुआती फसल में कई कुछ समस्याएं हैं, जैसे कुछ कीट देखे गए हैं और सरसों में पीलापन भी देखा गया है। तो कीट जो है, दो प्रमुख कीट हैं, काटने वाले पेंटेड बग और बगराड़ा जिसको हम कहते हैं। ये फसल में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट दिन में मिट्टी के ढेलों में छुपे रहते हैं और रात को आकर फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन दोनों ही कीटों के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस या क्विनोलफॉस डस्ट नाम का जो पाउडर आता है उसको आप सरसों के ऊपर भुरक देंगे तो इस कीट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। कुछ किसान मित्रों ने पूछा है कि सरसों की शुरुआती अवस्था में पीलापन, तो पीलापन के कई कारण हो सकते हैं। अगर मृदा की जांच के आधार पर आप देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सभी पोषक तत्वों का आपको उपलब्ध कराना होगा। नाइट्रोजन की कमी के कारण भी शुरुआती पीलापन आता है। उसके अलावा कई बार देखा गया है कि अंकुरण के बाद पौधे सूख कर बैंगनी रंग के होकर मुरझा के खत्म हो जाते हैं। तो ये कई बार देखा गया है कि पेंडिमिथिलिन जो हम प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तभी भी अंकुरण के बाद में पौधों के मरने की शिकायत होती है। उसके अलावा जल भराव जिन क्षेत्रों में है वहाँ भी पीला होके फसल जो है वो खत्म हो जाती है। तो सरसों की फसल में शुरुआती अवस्था में इन बातों का ध्यान रखकर हम एक अच्छी फसल और अच्छी आय को सुनिश्चित कर सकते हैं। फसलों में अच्छी उपज लेने हेतु बुआई से पहले बीज उपचार बहुत लाभदायक होता है और यह बीज उपचार प्रायतः फफूंदीनाशी या कीटनाशी द्वारा किया जाता है। ट्राइकोडर्मा से भी किसान बुआई से पहले बीज उपचारण कर सकते हैं, जिससे फसल का विभिन्न रोगों से बचाव किया जा सकता है। इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद। ट्राइकोडर्मा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियों को रोकता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बीज उपचार करेंगे। अगर हमको पाउडर फॉर्म में ट्राइकोडर्मा मिलता है तो उसका उपचार जो रासायनिक फफूंदनाशक है उससे बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही हल्की फंगस होती है जो कि पानी में डालने पर ऊपर तैर जाती है, और जब पानी में डालने पर ऊपर तैर जाएगी और फिर उसके बाद हम बीज डालेंगे तो बीज नीचे जाएगा और ट्राइकोडर्मा ऊपर तैरता रहेगा, तो वो बीज के संपर्क में नहीं आ पाता। इसीलिए इसकी विधि बिल्कुल उसके उल्टे है जैसे कि हम रासायनिक फफूंदनाशक से करते हैं। तो वो हमको दिखाते हैं कि इसकी कैसे किया जाए। करो, डालो। जैसे बीज को पहले हम किसी बर्तन में कर लें, उसमें फिर हम थोड़ा सा पानी डालें, उसके बाद हम बीज को मॉइस्ट कर लेते हैं जिससे कि उसकी सरफेस पे मॉइस्चर आ जाए। फिर उस बीज को हम किसी ट्रे में या पॉलीथीन शीट पे डाल करके ऐसे करके डाल लेंगे और इसके ऊपर फिर हम पाउडर को छिड़क देंगे। ये हम तोल करके डालते हैं इसे। इसकी जो मात्रा है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से रखते हैं। अगर बड़ा बीज है तो आप 5 ग्राम रखें और छोटे साइज का बीज है तो 10 ग्राम रखें। जैसे कि ये सरसों का बीज बहुत कम है, छोटा बीज है, इसमें हम 10 ग्राम के लगभग ट्राइकोडर्मा डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर दो। अब इसे हम मिलाएंगे तो बीज की सतह पर ट्राइकोडर्मा के कोनिडिया और माइसीलियम लग जाएंगे, जिससे कि जब बोएंगे तो उसके साथ ही वो मिट्टी में चले जाएंगे और वहां पर अंकुरित करके पौधे को सुरक्षित करेंगे। इस तरह हम उनके सीड कोटिंग कर लेते हैं। सीड कोटिंग के बाद फिर थोड़ा सा सुखा के और इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे गोबरी खाद को में ट्राइकोडर्मा को कैसे उपचारित करें कि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए और हम खेत में डालने से पहले उसे तैयार कर लें। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये गोबर की खाद का ढेर है जो कि उत्तम गुणवत्ता वाला गोबर है। इसके ऊपर हम ट्राइकोडर्मा पाउडर को इस तरह से डाल देंगे। इसको हम इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद जब पूरा ढेर मिल जाए और पूरा ट्राइकोडर्मा इसमें मिक्स हो जाए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम ढक देते हैं, लेकिन ढकने का तरीका और समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं।
उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर गर्मियों के दिनों में हम गोबर की खाद में मिक्स करके ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम जूट की बोरी से उसे ढकेंगे और छायादार जगह पर 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। और अगर हम सर्दियों के दिनों में कर रहे हैं तो उसे हम पॉलीथीन की शीट से ढकेंगे, उसे हम इस तरह ढक देंगे। तो छोड़ो, इस तरह से ढक के और यहाँ पर ईंटें लगा देंगे चारों तरफ, और फिर 5 से 7 दिन के अंतराल पर एक टर्निंग दे देंगे इसमें, और दोबारा से ढेर बना के फिर से ढक के छोड़ देंगे। और जिस दिन हमें उपयोग में लाना है उस दिन पॉलीथीन हटा के फिर से हम उसे उपयोग कर लेंगे। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। नालंदा बिहार से संतोष कुमार जी ने करेले में कीट की समस्या बताई है, जिसके समाधान हेतु साइपरमेथ्रिन की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। हरदा मध्य प्रदेश से बलवीर सिंह राजपूत जी ने पपीता में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया एंथ्रेक्नोज का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु 12 दिन के अंतराल पर 2 बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला ने मिर्च के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाईबैक रोग का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु कैप्टान या बाविस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से विकास सिंह जी ने अरहर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान केरल और माहे में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम अरब सागर, पश्चिम मध्य अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में जाने की सलाह नहीं दी जाती है। 25 से 27 अक्टूबर के दौरान केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।